Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the topic of inorganic material chemistry, that is physical vapor deposition. In this lecture, we will study some basic concepts regarding physical vapor deposition and why do we use this technique and how this technique works, and also some of the advantages, applications, and limitations of this technique. Physical vapor deposition is fundamentally a vaporization coating technique involving transfer of material on atomic level. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास कोटिंग टेक्निक है। ये बेसिकली हमारे पास थिन फिल्म कोटिंग टेक्निक है, मतलब कि इसके ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं इस टेक्निक के ज़रिए से, वो हमारे पास एक थिन फिल्म होती है। अब इसको हम थिन फिल्म क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके बीच में जो कोटिंग है वो एटॉमिक लेवल पे है। वो बल्क ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक ही लेयर में, यानी कि लेयर्स बाय लेयर्स हमारे पास एक ही, अगर हम एक कोट करें उसके अंदर सिंगल एटॉमिक लेयर बनेगी जो कि हमारे पास एक थिन फिल्म का काम करती है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर के बीच में सेटअप होता है। जो सॉलिड मटेरियल जिसकी हम चाहते हैं कि इसको किसी और मटेरियल के ऊपर कोट किया जाए। अब ये जो मटेरियल है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, जिसको हमने डिपॉजिट करना होगा किसी भी दूसरे मटेरियल के ऊपर या उसकी कोटिंग करनी होगी। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हम उस सॉलिड या लिक्विड को सबसे पहले हमने वेपर्स में कन्वर्ट किया। देन वो वेपर्स इन वैक्यूम चैम्बर के बीच में ट्रैवल करते करते उस सबस्ट्रेट या उस कंपोनेंट तक जाते हैं जहाँ पे हमने जिसकी कोटिंग करनी होती है। देन वहाँ पे जाके वो एटम बाय एटम डिपॉजिट हो जाते हैं और हमारे पास एक प्रॉपर स्मूथ किस्म की फाइन कोटिंग हो जाती है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये एक टेक्निक है जिसके बीच में हमारे पास एटॉमिक लेवल के ऊपर डेपोजिशन होती है। किसी भी मटेरियल के ऊपर हम एटॉमिक लेवल के ऊपर कोटिंग करते हैं। तो ये जो एटोमिस्टिक डेपोजिशन है, इसके बीच में सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स मटेरियल होता है जो कि सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। उसको वेपोराइज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो वेपर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एटम्स की फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स की। अगर तो वो सिंगल मेटल है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटम्स उसके वेपर्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई कंपाउंड है या कार्बाइड्स इस तरह हो गए, कोई मेटल ऑक्साइड्स हो गए या नाइट्राइड्स हो गए, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स उस वैक्यूम चैम्बर के बीच में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एंड देन वो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके वहाँ पे कंडेंस होंगे एंड देयर दे फॉर्म अ फाइन कोटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेपर डेपोजिशन। नाउ वाई डू वी यूज़ DVDs? हमारा इतनी क्या ज़रूरत है कि हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं? तो बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हम DVD कोटिंग्स को प्रेफर करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी वजह से किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस वो इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज हमारे पास ये एक फ़ाइन कोटिंग होती है, एक थिन फिल्म कोटिंग है, जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल की आप हार्डनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। और वियर रेजिस्टेंस, मतलब कि वो जो उसके कॉन्टीन्यूस यूज़ की वजह से उसके जो सरफेस को डैमेज आता है उसको प्रिवेंट करने में ये मदद करता है। एंड दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि फ्रिक्शन को कम कर देती है। अब कोई भी सरफेस है, इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो स्मूथ हो। अगर तो वो रफ सरफेस है देन फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम उसके ऊपर फिज़िकल वेपर डेपोजिशन के ज़रिए से कोटिंग करते हैं तो हमारे पास एक फ़ाइन थिन कोटिंग होगी जिसकी वजह से उसकी सरफेस रफ नहीं रहेगी, स्मूथ हो जाएगी एंड इट विल लीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एंड देन द मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज़ ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। अब बहुत से हमारे पास मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि और जब जैसे ही ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी उनकी ऑक्सीडेशन उस मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रहते। एंड इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास आयरन है कि अगर हम उसको विदाउट कोटिंग अगर हम उसको यूज़ करें तो कुछ अरसे बाद उसके ऊपर रस्ट आ जाता है एंड देन फाइनली वो उसकी क्रोजन इंक्रीज़ हो जाती है उस ऑक्सीडेशन की वजह से। तो अगर हमारे पास अगर हम इससे हम कोटिंग करते हैं तो उस मटेरियल
को हम उस मटेरियल को ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, that PVD coatings are harder and more corrosion resistant than the coatings applied by electroplating processes. Why is it so? PVD coatings are harder because सिंगल एटम हमारे पास उस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से द इंटरेक्शन, द बॉन्ड बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एटम वो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास कोटिंग जल्दी ख़राब नहीं होती है. जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाती है, और उसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे पास क्रोजन रेजिस्टेंट भी आती है. जबकि अगर हम मुख्तलिफ कोटिंग प्रोसेसेस देखें, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बीच में हमारे पास बेसिकली हम एक जिस मटेरियल को डिपॉजिट करना होता है उसको हम एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस के बीच में रख देते हैं, एंड देन वो विद करंट अप्लाई करते हैं और आइंस मूव करते रहते हैं और उस मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं. एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बीच में जो हमारे पास डिपोजिशन होती है वो फाइन नहीं होती, मतलब कि वो एटॉमिक लेवल पे नहीं होती. एक बल्क ऑफ आइंस या एटम्स आते हैं और उस सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम चाहते हैं कि हम उसकी कोटिंग करें, लेकिन जो उसकी शार्प एजेस हैं वो शार्प ही रहें, वो ब्रॉड ना हो, या हमारे पास उसके कोने जो हैं वो उसी तरह रहें, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के बीच में हमारे पास वो चीज़ अटेन नहीं की जा सकती. बट विद द हेल्प ऑफ पीवीडी कोटिंग्स ये हमारे पास उस बिकॉज एक एक एटम हमारे पास जाके वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जाके डिपॉजिट होता है, तो वो हमारे पास उसकी शेप होती है वो भी बरकरार रहती है, एंड हमारे पास जो कोटिंग है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाती है. नाउ हाउ डज़ पीवीडी वर्क्स? अब हम ये जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली काम कैसे कर रही है? तो ये जो पूरा पीवीडी प्रोसेस होता है ये 4 स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है, जिसके भी मैं सबसे पहली स्टेज, जैसे कि पीछे भी इसका एक ओवरव्यू दे चुका हूँ, कि सबसे पहले हमारे पास इस प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, जिसके बीच में हमारे पास एक सॉलिड या लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होता है, और देन आता है ट्रांसपोर्टेशन फेज़, देन उसके बाद रिएक्शन फेज़ और फिर डेपोजिशन फेज़. एंड इन सब प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके डिस्कस करते हैं. नाउ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ इवेपोरेशन. इन दिस स्टेप the source material which we want to be deposited on any material is firstly bombarded by a high energy source of that is maybe beam of electron or ions, or that may be high temperature, due to which the source material is converted into vapors, and then it condenses on the surface of the substrate, and on that surface it is absorbed by the substrate. Now, what are the steps which are followed in the process of evaporation? First of all, load the source material which is to be deposited into the container in which it can be heated and converted into vapors. Now we can heat the source, and then बिकॉज ऑफ हीटिंग, क्योंकि उसे हम हीट कर रहे हैं, एक स्टेज आएगा जब उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज होना स्टार्ट होगी और वो सॉलिड से या लिक्विड से वेपर्स के बीच में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे तो वो वेपर्स ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स दिस सबस्ट्रेट, और उस सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर जाके कंडेंस होंगे और वहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. And the next process is that is the transportation process. It is ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसके बीच में वेपर्स जो हैं वो भी आपके पास एक सोर्स से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द टारगेट मटेरियल जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी होती है. एंड ये बिकॉज इन वैक्यूम चैम्बर जा रहे हो, इन वैक्यूम चैम्बर के बीच में ये हमारे पास ये पूरा सेटअप होता है, एंड देन ये वेपर स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, एंड इस सोर्स के बिल्कुल ही ऊपर सीध में हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, तो ये वेपर इन द स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट. एंड द थर्ड स्टेज इज़ रिएक्शन. दिस स्टेप
is involved in some of the types of PVD coating techniques, that is sputtering basically. एंड इसके बीच में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमें कोई किसी कोटिंग करनी है किसी मेटल ऑक्साइड की या नाइट्राइड की, कार्बाइड या कोई भी मटेरियल हो सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास हम एक प्रॉपर एक सूटेबल गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं वैक्यूम चैम्बर के बीच में, जिसके बीच में वो वेपर्स रिएक्ट करते हैं उसके साथ, गैस के साथ, एंड देन वो हमारे पास जो हमारे फॉर्म में चाहिए होता है, मेटल ऑक्साइड्स चाहिए या कोई भी और चीज़ जिसकी हमने कोटिंग करनी है, वो उसके भी इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के बीच में ही रिएक्शन होता है, हमारे पास डिज़ायर्ड फॉर्म प्रोड्यूस होती है, एंड देन उसकी कोटिंग हमारे पास हो जाती है उस सबस्ट्रेट के ऊपर. The atoms of the metal will then react with the appropriate gas during the transport stage. और अब ये हमारे पास आखिरी प्रोसेस जिसके बीच में जो कि है डेपोजिशन प्रोसेस. अब इस प्रोसेस में जो भी वेपर्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं वो उस मटेरियल के ऊपर जाके कंडेंस होंगे, वहाँ पे एड्सॉर्ब होंगे और हमारे पास एक कोटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी. अब ये जो डेपोजिशन का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कोटिंग करवाना चाह रहे हैं. हमने अगर गैस इंट्रोड्यूस की है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे पास जो कोटिंग होगी वो मे बी ऑक्साइड्स की फॉर्म में हो, मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में. तो ये डिपेंड करता है डेपोजिशन कि हम किस तरह की कोटिंग करवाना चाह रहे हैं. तो अगर हम इस सब को समराइज़ करें तो सबसे पहले हमने एक सोर्स मटेरियल लिया, उसको हीट किया, एंड देन वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. देन ये वेपर्स हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर के बीच में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट, एंड एट द सबस्ट्रेट वहाँ पे जाके ये इस सरफेस के ऊपर जाके कंडेंस हुए वेपर्स, वहाँ पे जाके सरफेस के साथ एड्सॉर्ब हुए और हमारे पास एक प्रॉपर PVD कोटिंग हो गई है. Now let's talk about some of the advantages of PVD. PVD coatings are sometimes harder and more corrosion resistant than the coatings applied by the electroplating process. अब ये electroplating process से ज़्यादा efficient क्यों है PVD टेक्निक, जिस चीज़ को हम पहले ही समझ चुके हैं. और इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है कि it gives excellent abrasion resistance. एब्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को खुरचना, मतलब खुरचने की वजह से उसके ऊपर जो डैमेज होता है उस चीज़ से ये प्रिवेंट करता है. बिकॉज इस PVD के नतीजे में हमारे पास एक स्मूथ कोटिंग हमारे पास आ जाती है जो कि फ्रिक्शन को भी कम कर रही होती है, और उसकी वजह से हमारे पास जो स्क्रैचेस होते हैं इसमें भी हमारे पास उसके स्क्रैचेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ये PVD कोटिंग्स आर ड्यूरेबल. इट मीन्स कि एक बार अगर हमने कोई कोटिंग कर ली है PVD के प्रोसेस को यूज़ कर ले, दैन हमें उसके ऊपर फर्दर कोई और कोट करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज जो सिंगल कोट हमने वैसे ही किया है, थिन फिल्म कोटिंग जो हमने कर ली है वो एक्चुअली उसके बीच में एटम जो हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है विद दिस सबस्ट्रेट, एंड वो ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड हैं, तो वो उसको मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए फर्दर कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं दैन दी डिफरेंट ट्रेडिशनल कोटिंग प्रोसेसेस लाइक पेंटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेसेस. Now let's talk about some of the limitations of the PVD. Specific technologies can impose constraints. मतलब कि अगर हम कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ रुकावटें उसको यूज़ करने में आती हैं. जैसे कि अगर हम इस टेक्निक की बात करें तो इसके बीच में हमारे पास जो वेपर्स बन रहे हैं और जिस वेपर जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं, तो जो सरफेस सबस्ट्रेट की उसके साथ उसके इन कांटेक्ट आएगी, जो उसकी तरफ फेस कर रही होगी, वो उसी के ऊपर कोटिंग होगी. जबकि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी हैं जिसके ज़रिए से हम पूरे के पूरे मटेरियल को, चाहे वो उसकी स्ट्रक्चर कैसा भी हो, उसकी ज्योमेट्री कैसी भी हो, तो उसकी फुल कवरेज करके उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं. लेकिन ये इस प्रोसेस के ज़रिए से हमारे पास अगर जोन सा फेस वेपर के साथ इन कांटेक्ट आता है तो कोटिंग उसके ऊपर ही होगी. देन हमारे पास जो PVD टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट की जाती हैं और वैक्यूम्स के अंदर होती हैं. बिकॉज उसके बीच में हमने हाई टेम्परेचर दे के किसी सोर्स मटेरियल को वेपर्स के बीच में कन्वर्ट करना होता है, तो इसके लिए
ऑपरेटिंग पर्सन है उसकी स्पेशल अटेंशन रिक्वायर होती है। एंड देन द बिग डिसएडवांटेज इज़ डैट कि इसके लिए हमें कोई प्रॉपर वाटर कूलिंग सिस्टम का सेटअप भी अरेंज करना पड़ता है, जिस जो कि उस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सोर्स मटेरियल उसको डिसिपेट किया जा सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पीवीडी। So PVD coatings are generally used to improve hardness, wear resistance, oxidation resistance. So because of these properties, these type of coatings are widely used in aerospace, in automotive, that is vehicles, automobiles, cutting tools that are used for cutting various type of materials, and optics, watches, and jewelry. So that's all for today. Thank you for your patience, and if you have any questions you are free to ask in the Google Classroom. Thank you.